अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। बानी पीटीआई ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में नामजद कर दिया। मैं ज़रा इस पर आज बड़ी डिटेल बात करूंगा। ये जो बाहर पीटीआई फिर रही है ये कौन है, और अगर बाहर पीटीआई जो फिर रही है उसके अपने अंदर ये अहलियत नहीं है कि उनका कोई नाम अपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आ जाए, तो हम किस पीटीआई को जानते हैं? और फिर क्या अब तक सिर्फ पीटीआई बानी पीटीआई है, या पीटीआई में खुद भी कोई एक लीडरशिप तैयार हुई है? और फिर जो बाहर लीडरशिप है पीटीआई की, या मदनी लीडरशिप है या नहीं माना जा रहा पीटीआई के अंदर भी, वो शाह महमूद कुरैशी के बाहर आने तक का वेट क्यों नहीं कर रही? फिर शाह महमूद कुरैशी साहब से क्या किसी की बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है कि अगर इमरान खान नहीं होते तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ही पीटीआई संभाल सकते हैं? तो कोई उनसे मिलने तक नहीं गया, किसी ने उनके बारे में कोई बात नहीं की, उनकी रिहाई पर कोई एक मैसेज तक सामने नहीं आया। बैरिस्टर गौहर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, आखिर ये जमात खुद को क्यों ख़त्म कर रही है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरों पर तो बहुत इल्ज़ामात हैं, अपने अंदर इनके कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक तरफ बाहर बैठी क़यादत ने ज़िमनी इंतखाबात में ना जाने का फ़ैसला कर लिया, और दूसरी तरफ जेल से अहकामात आ गए कि आप लड़ें इलेक्शन। सलमान अकरम राजा साहब कुछ और कहते हैं, बाहर बैठी क़यादत कुछ और कहती है। इसका मतलब है सब माइनस है। सब माइनस है तो प्लस की सियासत होगी कैसे? मुज़ाकरात, सियासी इस्तेहकाम, गुफ्तो शनीद, चार्टर ऑफ इकॉनमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, बड़े अच्छी बातें हैं, बड़े अच्छे जुमले हैं, बड़े अच्छे अल्फाज हैं, लेकिन क्या हकीकी मानों में हमारी सियासी लीडरशिप इस कदर मैच्योरिटी का मुजाहरा कर सकती है कि किसी टेबल पर बैठ जाएं? आप राउंड टेबल पर ना बैठें, चकोर टेबल पर बैठ जाएं, लेकिन किसी टेबल पर बैठ जाएं और किसी तरफ इस ऊँट को बिठा लें किसी करवट। अगर ये ऊँट आज किसी करवट ना बैठा तो अपोजिशन के लिए मुश्किलात तो हैं ही हैं। गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी मुश्किल दिखाई नहीं दे रही, लेकिन गवर्नमेंट की ज़रूरत ज़रूर है, मजबूरी ना होगी इस टाइम। 27वीं आईनी तरमीम, पहले 27वीं आईनी तरमीम के बारे में खुद बिलावल भुट्टो बात कर चुके, दीगर सीनियर सियासी अकाबरीन इस पर बात कर चुके। अब 27वीं आईनी तरमीम को गैर ज़रूरी बहस करार दिया जा रहा है। इसहाक डार कह रहे हैं मुल्क सही समत में गामजन है, तो 27वीं आईनी तरमीम की क्या ज़रूरत है? इस पर भी ज़रा सी बात कर लेंगे। ये जो रास्ता है गुफ्तो शनीद जिसका जिक्र राना सनाउल्लाह भी कर रहे हैं, और इसके इशारे और भी जगह से मिल रहे हैं, बेहतर बात है कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क इस वक्त जिस बेहतरी की पोजीशन में है, उस जंग की हालत के बाद जो हमने भारत को मज़ा चखाने के लिए उसको जवाब दिया था, पाकिस्तान ने उसका पूरा समर मज़े से उठाया है। और आज हम अमेरिका, चाइना, इन दोनों के साथ यकसां फॉरेन पॉलिसी को मुतवाज़न तौर पे लेके चल रहे हैं, बैलेंस तरीके से। हमें इसको मज़ीद कैसे मजबूत और मजबूत करना है? हमारे इंटरनल मामलात में सैलाबी सूरत हाल अपनी जगह है, दहशत गर्दी के मसाइल अपनी जगह हैं, भारतीय एलिमेंट BLA और दीगर भारतीय फंडेड जमातें अपनी जगह हैं, नेशनल एक्शन प्लान था उस पर मिनोन अमल करना अपनी जगह है, हमारे सियासी लीडरान कौमी असम्बली में बैठे तो इस पर कोई बात हो। इब्राहिम बेग साहब सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नौशाद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। असद खरल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। इस वक्त बेग साहब जो सिचुएशन मैं देख रहा हूँ महमूद अचकज़ई साहब का नाम सामने आने के बाद, तो क्या कोई पीटीआई बाहर जो बैठी लीडरशिप है वो उसको लीडरशिप नहीं माना जाता, या वो लीडरशिप का कोई राब्ता ही नहीं है किसी से? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि महमूद अचकज़ई साहब का एक बड़ा नाम अपनी जगह पे है, लेकिन नेशनलिस्ट के तौर पे है। क्या वो डेमोक्रेट्स हैं? और यकीनन डेमोक्रेट्स तो नेशनलिस्ट भी होते हैं, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनकी क्या होती है, उनकी वर्किंग क्या होती है, उनको किस नज़र से देखा जाता है, वो क्या फार्मूला रखते हैं, पॉलिटिकल फार्मूला क्या रखते हैं पाकिस्तान में? अगर वो यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे इक़्तिदार में आ जाएं, तो वो क्या करना चाहेंगे? देखिए, उनका जो नज़रिया है वो नेशनलिस्टिक नज़रिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि हम डेमोक्रेट्स हैं, हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। सबसे पहले तो इसको देखना पड़ेगा कि आप एक नेशनलिस्ट को आगे लीड करने के लिए कह रहे हैं। और सेकंड पॉइंट ये है, क्या महमूद खान अचकज़ई साहब का आपकी पार्टी के साथ ताल्लुक़ है? एक तरफ आप ये कहते हैं कि आप इन फैक्ट इलेक्शन जीते हुए हैं,
और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आपकी पार्टी में से कोई अपोजिशन लीडर ना हो और अपोजिशन लीडर एक छोटी सी नेशनल पार्टी से हो। इसका कोई लॉजिक्स लोगों को समझ नहीं आ रही। मुमकिन है इमरान खान साहब को इसकी लॉजिक समझ आती हो। और थर्ड, आप ये मुझे बताएं कि हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन बाज़ औक़ात कहना पड़ता है, सख्त लफ्ज़ है, महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में जब तक इक़्तिदार में रहे इमरान खान साहब, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? उनकी चादर तक को वो तनकीद का निशाना बनाते थे। उनकी शख्सियत को, जिसको मैं सोच भी नहीं सकता मैं किसी की चादर पे, किसी की शर्ट पे, किसी की शक्ल पे कभी कोई तनकीद करूं, वो इस हद तक नीचे चले जाते थे कि उसकी चादर तक के आप तनकीद करते थे। तीसरी बात हो गई। और चौथी, आप मुझे ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी जो एक अरसे से आपके साथ जेल में है, जिसको पीटीआई के लोग, पता नहीं आपका कोई डायरेक्शन है नहीं है, आपने कभी उनसे पूछा है नहीं पूछा है, उसको तो कोई वकला और बाकी लोग मिलने तक नहीं जाते। वो डिसॉल्ट हैं, वहाँ से लेटर लिख रहे हैं कि आप मुज़ाकरात करें लोगों के साथ। में बरी भी हो रहे हैं वो। यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि बैलेंस कहीं पे इमरान खान साहब देखें। इससे पहले भी वैसे इमरान खान साहब ने ये किया। जब इक़्तिदार में, आपको याद है, खोखर साहब आए थे तो बुज़दार साहब का, हमारे ताल्लुक़दार हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन पीटीआई के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो किसी और पार्टी से इलेक्शन जीत के सर ऐसे तो आधी से ज़्यादा पीटीआई का, बल्कि आधी क्या 70% पीटीआई का ताल्लुक नहीं था। वो तो जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ बड़ा अच्छा उड़ा। महमूद खान को आप देख ले, महमूद खान यानी 2 चीफ मिनिस्टर बनाए, दोनों का पीटीआई के साथ, पीटीआई के बहुत अच्छे लीडर केपी में मौजूद थे, पंजाब में मौजूद थे, मारे खाने वाले मौजूद थे, एक अरसे से अपनी पार्टी छोड़ के कई सालों से इस पार्टी के साथ मौजूद थे। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको एहतराम, इज़्ज़त, ओहदा अपने दौरे इक़्तिदार में भी यही दिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइंडसेट ये है, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही है। लेकिन सर जो बात इस वक्त बाहर पीटीआई बैठी है वो कर रही है, उससे पीटीआई की पॉलिसी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। नौशाद साहब, इस वक्त महमूद खान अचकज़ई साहब ठीक है, आप अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने ले आए, तो जो बाहर पीटीआई फेर रही है इसका क्या रोल है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब को इसलिए अपोजिशन लीडर नामजद किया है। अब ये मसला है कि ये असल में एक तरह का पैगाम है एस्टेब्लिशमेंट को कि वो जिस किस्म की बाज़गश्त पिछले दिनों सुनी गई, आपको मालूम है कि फील्ड मार्शल ने जो बात कही और उसके बाद जो अखबारात की शह सुर्खियाँ बनी, वो यही थी कि जो है ना, अगर आप सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग लें, आप इस मामले से पीछे हट जाएं, तो फिर कोई मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली उसका जवाब दे दिया है कि वो किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करना चाहते। अब बड़ी ये अजीब सी सूरत हाल है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये जो अभी वजीर कानून जो हैं, उन्होंने जब असम्बली फ्लोर पे मुज़ाकरात की दावत दी, तो अगले दिन जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि बानी ने कहा है कि आपने हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं करने। ये वो थॉट है, ये वो थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से ये जो आप जितनी हम रोज बहस करते हैं, इसमें चाहे शाह महमूद कुरैशी हो ना हो, कोई और शख्स हो ना हो, महमूद खान अचकज़ई भी आज इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्होंने सदारत के लिए भी कैंडिडेट बना दिया था, उसके बाद क्या हुआ, इसी तरह तमाम लोग जो इस्तेमाल हो रहे हैं, बेसिक मकसद एक ही है, उनका जो मुद्दा है वो सिर्फ एक है कि मुझे वजीर आज़म बना दिया जाए। इसके अलावा उन्हें किसी से कोई गर्ज नहीं है, ना उन्हें किसी जमहूरियत से गर्ज है, ना जमहूरी प्रोसेस से गर्ज है, ना उनको डिक्टेटरशिप का मसला है, ना उनको किसी बंदे मरवाने से, ना किसी के खिलाफ खड़े होने से, किसी को गाली दे, किसी चीज का उन्हें कोई मसला नहीं है। उन्हें सिर्फ उनकी एक ख्वाहिश है जो अगरचे के एक दफा पूरी करा के देख ली गई है, लेकिन उनकी ये दोबारा ख्वाहिश ये है कि बस मुझे वजीर आज़म बना दिया जाए। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। खैरल साहब, जी देखिए, मैं समझता हूँ कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। आप देखें, ये एक तजर्बा जहाँ बनी हुई है पीटीआई। पहले भी आपने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जो इसको जिस तरह किया गया, फिर उसके बाद जब अपोजिशन लीडर की बात आ रही है तो उसके अंदर भी क्या उनकी पूरी पार्टी के अंदर कोई ऐसा शख्स भी नहीं है जिसको अपोजिशन लीडर बनाया जा सके। यानी अपनी ही पार्टी के लोगों
पे एतमाद का क्या फुकदान है या किसी पर उनको एतमाद ही नहीं है। दूसरा, कई बार वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरी पार्टी के अंदर लोग जो हैं वो दोनों तरफ विकेट के खेलते हैं। और इसके से पहले भी आपने देखा कि जब से ये मामला चल रहा है, जब से उनकी हुकूमत गई है, जब उनको एहतजाज के लिए बंदे जब नहीं निकल रहे थे पार्टी के, तो उन्होंने शायद ये समझा स्ट्रेटजी के वकला जो है उनको शामिल कर लिया जाए और बड़े बड़े उनको ओहदे दिए दिए जाए ताकि उनकी पार्टी जो है इंटैक्ट रहे। वो उन्होंने बहुत सारे ओहदों पर वकला जो है उनको ले आए। फिर उसके बाद उनको लगा कि फिर भी लोग नहीं निकल रहे, फिर एक और अटेम्प्ट की थी बांग्लादेश का जो मामला था, उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट्स को पार्टी के अंदर अहम ओहदे देने की कोशिश की थी, लेकिन वो खैर उनका जो है प्लान कामयाब नहीं हो सका। अब मामला ये है कि मुझे ये बताएं कि ये जो एक पार्टी है उसका अपना एक मंशूर होता है, उसका अपना एक नजरिया होता है और उसी की बुनियाद पर ये सारी चीजें की जाती हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो महमूद खान अचकजई साहब के बारे में जो पहले वो राय रखते थे और उनके बारे में जो उनके ख्यालात थे, वो अब किधर चले गए। और लेकिन ये कोई पहली ये केस नहीं है। इससे पहले आपने फजलुर रहमान साहब के बारे में उनकी जो सुने हैं उनके ख्यालात, तो उसके बाद जब फजलुर रहमान साहब से इत्तेफाक या उनसे इत्तेहाद की बात आई तो फिर वो सारी चीजें भूल गए। तो अब मामला ये है कि ये जो समझ रहे हैं कि शायद इस तरह वो किसी को पैगाम देना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसका नुकसान पीटीआई को होगा, उनकी जमात को होगा, उनको होगा, उनके काज को नुकसान होगा। और जिस तरह ऑलरेडी पीटीआई के लोग जो हैं वो डिसहार्टेड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, और जिस तरह पीटीआई मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई है, मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं और कोई एक वाज़ेह स्टांस नहीं है। आज सूरत हाल ये है कि बानी पीटीआई जो है उसकी कोई पॉलिसी और है, कमेटी की और है, उनके मुख्तलिफ रहनुमा जो उनकी अपना, उनका कोई कंट्रोल अपनी पार्टी के ऊपर नहीं रहा। उनकी बहन कुछ बयान देती हैं, उनकी पार्टी के रहनुमा कुछ बयान देती हैं, उनकी कमेटी का जो है फैसला वो कुछ और होता है, और उनकी जानब से जेल में जो बयान आते हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स होते हैं। तो मामला ये है कि ये महमूद खान अचकजई साहब के साथ एक और, जिस तरह अब नायली का मामला, उसके अंदर भी पहले आया कि जिन्होंने कहा कि वो इंतखाब नहीं लड़ेंगे जो लोग नायली अच्छा हैं। खरल साहब, एक चीज़ ज़रा, ये जो बैरिस्टर गौहर हैं, इनका रोल, सलमान अकरम राजा का रोल और उमर अयूब साहब इनका रोल, ये सारे किधर गायब हैं? अगर इनको नामजद ही नहीं करना था अपोजिशन लीडर के लिए, तो इनकी क्या हम पार्टी के अंदर वक़्त देखें? देखिए, इनका रोल जो है, बानी पीटीआई हर बंदे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, या इस तरह की अब बात आपने की बैरिस्टर गौहर की बात हो, उमर अयूब की बात हो, या सलमान अकरम राजा। आप देखिए इसके अलावा और दो बड़े नाम हैं। आप देखें कि परवेज लाई को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया, कई माह उन्होंने कैदों बंद की, सोबतें भी बर्दाश्त की, लेकिन उनके लिए बानी पीटीआई या पीटीआई के लोगों ने क्या रिस्पांस दिया? वो तो शाह महमूद कुरैशी के लिए कुछ नहीं दिया। वो भी देख लें कि वो भी कितने देर से वो जो है पाबंद सलासिल हैं और उनके खानदार उनके साथ क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन उनके लिए भी कोई सॉलिडारिटी, कोई हमदर्दी, कोई उनके लिए कोई बयान आया हो, कोई बानी पीटीआई की जानब से, उनकी रहनुमाओं की जानब से, पार्टी की जानब से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो मामला ये है कि उनको, एक तो ये है कि अपने लोगों पर एतमाद ही नहीं है, दूसरा ये है कि वो जब चाहे किसी को भी बतौर टिश्यू पेपर के वो इस्तेमाल करते, अपने मकसद के लिए लाते हैं। यहाँ पे ना तो वो पार्टी मशहूर नजर आ रहा है, यहाँ को ना नजरियात नजर आ रहे हैं, ना जो वो वर्कर हैं जिन्होंने कुर्बानियां पार्टी के लिए दी उनका कोई ख्याल किया जा रहा है, और वो उनको बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज पीटीआई के जितने भी इन्होंने कॉल्स दी हैं, क्यों लोग नहीं बाहर निकल रहे? वो कहते हैं जिन लोगों को आपने ओहदेदार बनाया है, जिनको मरकजी ओहदे दिए हैं, जिनको बड़े बड़े ओहदों पर आपने विराजमान किया है, अब उनको कहें वो लेके आए, जब आपने पार्टी के जो नजरियाती कारकुन हैं। सर, ये तो एक तो पुरानी रविश है ना। देखिए, पुरानी रविश थी जो अभी जी, मैं नौशाद साहब आपसे ही शुरू कर लेता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ। नौशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इसी पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी नौशाद साहब। ये जो बात है ना कि उन्हें एतमाद नहीं है, देखिए वो एक पार्टी के लीडर थे, जब उन जहाज भर भर कर आ रहे थे तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जिन लोगों को जिन लोगों की वजह से लाया गया है या उनके पीछे कौन से लोग थे, तो वो उनका बैकग्राउंड भी जानते हैं। और उन्हें यह भी मालूम है कि जो जहाजों में भरकर आए थे वो जहाजों में भरकर जा भी सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि उनको ये भी मालूम है कि उन्होंने उनके साथ 3 साढ़े 3 साल गुजारे हैं, उनकी एक एक चीज जो है वो हर जगह जो उसकी रिपोर्टिंग होती रही है वो पहुंचती रही है, तो उन्हें हर बंदे का पता है कि ये इसका लिंक कहां पे। अब मजबूरी ये है
कि उनके साथ सीजन सियासतदान नहीं है। सीजन सियासतदान जो 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 जिस तरह जावेद हाशमी साहब हो गए या दीगर लोग हैं, वो उनके साथ चल नहीं सकते। वो उनके साथ चलने की कोशिश करेंगे तो वो जो बाकी लोग हैं वो उनको चलने नहीं देंगे। इसलिए पार्टी का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था वो मांगे तांगे का सिस्टम था। अब वो मांगे तांगे के जो लोग हैं उन्हें पता है कि ये लोग हैं, ये जिन कुव्वतों के होते हैं, पपेट्स होते हैं, वो उन पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। सो अपने बंदे तो उनके हैं ही कोई नहीं। कोई दो चार लोग अगर थे भी, तो वो जो लोग उनके सियासी यानी जो सो कॉल्ड सियासी करियर है, जो जिसको मैं जाती तौर पे समझता हूं कि कोई ऐसा बड़ा सियासी करियर नहीं है। हमने देखा है ये 2014 से पहले जो है वो एक एमएनए की सीट नहीं मिलती थी। ज्यादा से ज्यादा इमरान खान साहब अपनी एक सीट जीत सकते थे। उसके बाद जो एकदम अचानक जो परिवर्तन आया और बहुत बड़ा ये इनकलाब आ गया। तो बेसिकली ये सिस्टम ये है कि उन्हें ये मालूम है कि उनके इर्द गिर्द जो ताकत मुश्तमे की गई थी वो सारी ताकत उधार की मांगे तांगे की थी, और वो जो उस ताकत पर रिलाय कर ही नहीं सकते। और अदरवाइज तो उनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल उस तरह की है भी नहीं कि जिसके ऊपर कहा जाए कि उनके साथ लोग जो हैं वो कोई 3-3 4-4 हुकूमतों में जुड़े रहे, या उनके ऊपर 3-4 हुकूमतों के बाद जो मुसीबतें आई वो जुड़े। ये तो पार्टी, मैं आपको बताता हूं, पार्टी 9 मई के बाद पैदा हुई। अब वो सरवाइव करती है या नहीं करती, ये एक अहम सवाल है। समझने की बात यह है कि क्या आपको ये सरवाइव करती नजर आ रही है? मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरवाइव करती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो एक्चुअल सियासी वर्कर है या सियासी लोग हैं वो पार्टी के साथ जुड़े जरूर हैं, लेकिन उनकी कोई हैसियत और वक़्त नहीं है, क्योंकि बानी जो है वो कंधे इस्तेमाल करने के आदी हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के आदी होने की वजह से, लोगों के शॉर्टकट्स की वजह से, एटीएम इस्तेमाल करने की वजह से उनका थॉट प्रोसेस ही ये है कि लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाए। जिनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है वो अपने साथ साथी भी बनाते हैं और अपने साथ एक सिस्टम बनाते हैं। आपको याद होगा जब 2018 के इंतखाबात से पहले ये बातें कही जा रही थी, जब ये जो नवाज शरीफ की हुकूमत जो है उसको भेजने की बात हो रही थी, तो जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई थी, तो आपको याद होगा ये कहा जाता है जी 52 एमएनए छोड़ जाएंगे, जी ये 90 बंदे छोड़ जाएंगे। और फिर जब वो चंद लोगों के, 2-4 लोगों के अलावा बाकी लोगों ने नून लीग को नहीं छोड़ा था, तो तब पता चलता है कि आपकी क्या सियासी पार्टी है, उसकी जमात की क्या स्ट्रेंथ है और वो किस तरह से सर्वाइव करती है। तो आज तो जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें कोई आपको शख्स नजर ही नहीं आता जो जो जिसकी कोई सियासी बैकग्राउंड वेरी वेल सेड हो, सर, वेरी और जो वेल है सेड, भी उस पे बानी जो है वो ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि वेरी वेल उनको सेड। पता है वो भी अदरवाइज उनके गिर्द इकट्ठे एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं ये किए। एक्चुअल मंजरनामा है सर, ये एक्चुअल मंजरनामा है नौशाद साहब जो आपने बयान किया। ये सही वो जो इस वक्त नजर आती है सिचुएशन जो इससे पहले थी, कैसे इकट्ठे हुए। ये इलेक्टेबल्स, इसका जिक्र आपने किया ना अभी बेग साहब, कि इलेक्टेबल्स इकट्ठे कर दिए। वो इलेक्टेबल्स का वर्ड बड़ा अच्छा था, तो वो उन्होंने ये इस्तेमाल करके इकट्ठे कर लिए कि जी चले, हमें कुछ ज़रूरत भी थी। इस वक्त बेग साहब जो सिचुएशन है, एक तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने मुज़ाकरात कर लेने, आप कर लें, और दूसरी तरफ बैकडोर राब्ते भी बढ़ा रही है पीटीआई। बहुत से सियासी रहनुमा हैं जिनका आप हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि पीछे से राब्ते बढ़ रहे हैं, कोशिश हो रही है कि मुज़ाकरात हो जाएं। किस पैराए में हो जाएं? इससे पहले भी तो हुए, तब तो ये बैठ गए थे गवर्नमेंट के साथ, जो कहते थे हमने बैठना ही नहीं है सियासी लोगों के साथ, तब ये बैठ गए थे। हाँ, ऊंट किसी करवट नहीं बैठा, लेकिन जो स्पीकर हैं उनकी काविश अच्छी थी। वो देखिए, मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अल्टीमेटली मुज़ाकरात होते हैं, हर झगड़े के बाद आप मुज़ाकरात टेबल पे बैठते हैं तभी चीज़ें सेटल होती हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रोग्राम होता है, तब्दीली हो ना, उसके लिए एक प्रोग्राम होता है। बेसिकली आपका डिक्लेयर्ड प्रोग्राम होता है कि आपने ये मेरे असूल हैं, इस पे बात होगी, इस पे बात नहीं होगी। ये तो बात ही नहीं हो रही कि क्या प्रोग्राम होगा क्या नहीं होगा। पहले नंबर पे तो ये है वो डिक्लेयर, ताकि लोग आपके क्लियर हों, पाकिस्तान के लोग क्लियर हों, सियासी पार्टियों के लोग क्लियर हों, आपका अपना कैडर इस बात पे क्लियर हो कि आपने बातचीत किस पे करनी है। एक दफ़ा आप कहते हैं हमने बात करनी है, दूसरी दफ़ा आप कहते हैं आपने बात नहीं करनी। एक बात तो ये, और सेकंड, गवर्नमेंट भी बातचीत में बहुत संजीदा नज़र नहीं आती। उनके जो स्टेप्स हैं वो भी यकीनन पीटीआई बाज़ जो बाहर की पीटीआई है, जिसका आप खुद देख रहे हैं क्या हशर हो रहा है, वो कभी कभार कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात करने हैं। एक तो उनको जेल से कोई अप्रूवल नहीं मिलती, वहाँ से कोई कंसर्न नहीं मिलती। दो चीज़ों का ज़रा मैं चाहूँगा आप फ़र्क ध्यान कर दें। एक तो ज़रूरत है और दूसरा मजबूरी। गवर्नमेंट ज़रूरत के तहत बात कर सकती है कि इस वक्त सिचुएशन है, सारे इकट्ठे हो जाए, मजबूरी नहीं होगी शायद गवर्नमेंट।
देखिए, ज़रूरतें होती हैं लोगों के लिए। यकीनन गवर्नमेंट की ज़रूरत जो होगी वो ही ज़रूरत होगी जो लोगों के हक़ में जाएगी, जो पाकिस्तान के आवाम के हक़ में जाएगी, उसी पे बातचीत की जाएगी। इवन अपोजिशन को भी चाहिए। सियासी पार्टियाँ खोखर साहब होती है प्रो पीपल, पार्टी वही होती है, पार्टी बनाई इसलिए जाती है ताकि लोगों के काम आ सके। आप लोगों के भले के लिए मुज़ाकरात करेंगे, आप लोगों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ मुज़ाकरात नहीं करें। एक बात तो ये हो गई। और सेकंड ये है, वो मुज़ाकरात करेगा कौन, ये बताएं। जब तक आप अपने लोगों पे, आप अपने घर पे मिसट्रस्ट करके खोखर साहब दिखा दें, आपके 4 लोगों का घर होगा, आप मिसट्रस्ट करेंगे तो वो यकीनन उसके रिजल्ट बहुत बुरे होंगे। अगर आप ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे तो मुमकिन है इसके लिए ना बिहेवियर्स और बड़े डिफरेंट किस्म के नॉर्म्स होते हैं, कि स्ट्रक्चर होता है। उस अभी जिक्र किया ना नौशाद साहब ने कि जब मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ने की बात की जा रही थी, वो हलाल भी था, खैर वहाँ उस वक्त हलाल था। वो मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ने की बात कर रहे थे, 2-4 लोग गए होंगे और वो वही लोग होंगे जिनको यहाँ पर उम्मीद होगी हमें टिकट नहीं मिलेंगे या दीगर मामला होंगे। इस वक्त की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब परफॉर्म भी कर रहा है और बेटर परफॉर्म कर रहा है केपी से। मैं नहीं कह रहा, ये सर्वेज जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं, लोग अपने मुंह से कहना शुरू हो गए। खरल साहब, इस पे ज़रा सी आपकी राय चाहिए होगी यकीनी तौर पर, कि मुज़ाकरात, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है कि मुज़ाकरात हो जाए? अगर हो जाए तो क्या किसी तरह को रिजल्ट आएगा उसका? देखिए, मुज़ाकरात के लिए सबसे पहले तो माहौल होता है, दोनों फ्रीकैन जो है उनकी जानब से इस चीज़ की आबादगी और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। दूसरी बात होती है, बुनियादी बात मुज़ाकरात की, उसमें गिव एंड टेक होता है। अब मामला ये है कि जो पीटीआई की जानब से मुज़ाकरात की जो बात जब की जाती है तो उनकी जानब से जो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आ जाती है मुतालबात की, डिमांड्स की, तो उसके अंदर तो कोई भी चीज़ वो सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो सारी चीज़ें वो अपने हक के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कहते हैं तमाम बानी पीटीआई समाज जो लोग हैं उनको रिहा कर दिया जाए। फिर वो कहते हैं कि जो मैंडेट है वो उनको दे दिया जाए, यानी जो बानी पीटीआई उनको वजारत उज़्मा जो है उसके मसंद पर बिठा दिया जाए। मौजूदा जो लोग हैं, जो हुकूमत है जो पंजाब में है या जो वफाक में है, उनको जो है वहाँ से हटा दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी मर्जी का बना दिया जाए, चेयरमैन नैब उनकी मर्जी का बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं, जुडिशरी जो है वो उनकी जो मुताबिक, जो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है उन चीज़ों को बना दिया जाए, सारी चीज़ों को ठीक किया जाए। तो अब मामला ये है कि इस चीज़ के अंदर ये मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं। फिर दूसरी बात ये है, कई दफ़ा इनकी जानब से डिमांड आई कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अच्छा, फिर जब मुज़ाकरात की खत बात भी आए हुकूमत सर, की खत जानब भी से आए, जेलों से आमादगी, खत भी आए। हाँ जी बिल खत भी है। और जब आमादगी की बात होती है, और जिस तरह अभी राना सनाउल्लाह के बयान का आपने हवाला दिया, जो ही वो बयान देते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो आप फिर कहते हैं, दूसरी तरफ हो जाते हैं कि नहीं जी अब हम मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। तो अब मामला ये है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह का जो रवैया है, इस तरह का जो मामलात हैं, इसके अंदर होते हुए आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद रखी जा सकती है कि ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, या इन हालात के अंदर जो मुज़ाकरात की कोई तवक्को रखी जा सकती है। ठीक है तो सर, एक मामला ब्रेक ये लेना है, है मैं कि इस पर आपसे जरा डिटेल भी बात करूंगा। एक तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का बड़ा जिक्र हो रहा है, क्या इसको लेकर सियासी इस्तेहकाम, यानी हम एक नया चार्टर देख लें जो इस्तेहकाम के लिए हो? इस पर राना सनाउल्लाह बहुत वोकल हैं, बड़े लंबे अरसे से इस पर बात करें। रोड मैप क्या हो सकता है इसका, अगर कोई इस इस्तेहकाम, और इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन जो बेटर सिचुएशन है इंटरनेशनली, लेकिन हम इस वक्त दहशत गर्दी का इफरीत दोबारा सर उठाता देख रहे हैं, तो इस वक्त की सिचुएशन को लेकर इस पोजीशन में, इस सर्कमस्टांसेस में सियासी जमातों को मैच्योरिटी का मुजाहरा कैसे करना चाहिए? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। खरल साहब, आप चूंकि बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम भी गैर ज़रूरी हो गई है, इसहाक़ साहब कह रहे हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुल्क इस्तेहकाम की जानिब है, तो इस्तेहकाम का जिक्र बार बार हो रहा है, स्टेबिलिटी का जिक्र हो रहा है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि आप ऐसा चार्टर कर लें जो इस्तेहकाम ले आए, क्या रोड मैप? देखिए, इस्तेहकाम की बुनियादी यही मामला है उसकी कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो यकीनी तौर पर आप मुआशी इस्तेहकाम की तरफ भी बढ़ेंगे। अब जिस तरह से आपने देखा कि मुल्क के बहुत सारे जो अशारिये हैं, इंडिकेटर जो हैं, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ये मुख्तलिफ जो आलमी इदारे हैं इस हवाले से वो भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो ये चीज़ है, दूसरा मामला जो है नई एक बहस जो है उसका आगाज़ हो गया आज
चेयरमैन जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद ने जो आज बात की है, उनकी जो स्पीच है उसके अंदर उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि जो सूबे हैं डिवीज़न के लेवल पर जो सूबों को आगे एक्सपेंड कर दिया जाए और वहाँ पे जो कमिश्नर है उसको चीफ सेक्रेटरी और आरपीओ को आईजी का, और इस तरीके से जो वहाँ पे जो डिवीज़न लेवल पे जो सूबा डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पंजाब में 13 करोड़ जो आबादी है और 50,000 स्कूल है या इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ बैठकर हॉस्पिटल ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो सकते। अब मामला ये भी एक चीज़ है कि जो हमारी गवर्नेंसेस के इशू हैं, वो पसंद हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, तो वहाँ पे ये चीज़ भी एक है। तो माशी इस्तेहकाम के लिए यही मामला है कि जो मौजूदा हुकूमत है, जो पाकिस्तान के अंदर एक माहौल है, उसके अंदर एक इस्तेहकाम होगा, एक स्टेबिलिटी होगी, तो यकीनी तौर पर वो जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इकोनॉमी की बात की जाती है, तो इस पे भी मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टी जो है उनको इकट्ठा होना लेकिन सर चाहिए। वो जिस तरह कौमी आप पार्टी असेंबली का कॉन्फ्रेंस- फ्लोर तो इस्तेमाल करें खरल साहब, कौमी असेंबली के फ्लोर को तो गवर्नमेंट ही जी, नजर आ बिल्कुल, रही है, मैं कहता हूं अपोजिशन सारी तो नजर ही पार्टियों नहीं आ की वहां रही। पे नुमाइंदगी है और इसके लिए इसको मैं समझता हूं कि इसको भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की तरह चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए भी उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए देख ताकि मुल्क के ये देखिए इसका हालात लेकिन बेहतर सर कोई होंगे। रोड मैप भी राना सनाउल्लाह साहब के देन में होगा नौशाद साहब, इसका कोई रोड मैप भी होना चाहिए अगर आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी को इस्तेहकाम के साथ रिलेट करें, जो कि जरूरी भी है। असल मसला ये है, देखिए बात समझने की है। ये एक पद मुझे अभी मियां आमिर महमूद साहब की बात कही गई थी। मैं मियां आमिर साहब को तो इसलिए सूबे चाहिए क्योंकि वो और अदरवाइज पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकते। वो एक डिक्टेटर के दौर के अंदर जो है वो नाज़म बन पाए थे, जिस तरह से बने थे वो भी इसीलिए हमें इस पता पे है। ज्यादा उनकी बात नहीं की कारकर्दगी थी मैंने वो भी नौशाद हमारे साहब, ये सामने है। असल सोशल में हर मीडिया बंदा की ये को चाहता है कि फुलझड़ी है। डिवीजन क्या, उसके घर के अंदर एक सूबा बना दिया जाए। लेकिन लोग ये बात समझते नहीं है कि देखिए जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट आज तक जो है ना वो प्रैक्टिकली फाल ही नहीं हो वो सका। काम नहीं कर पाया। देख आप ये जब सूबे बनाएंगे डिविजनल सतह पे तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर चाहिए, और वो जो आपको जितनी उसके लिए जो जैसे कहते हैं ना माली हैसियत चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो ये इतना आसान नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट है, पर खैर ये इस तरफ जाने चल पड़ी बात। असल मामला ये है कि ये जो इस्तेहकाम है इसका मकसद ये है कि आप सियासत को सियासत के तरीके से करें। ये जो धरनों की सियासत थी और ये जो हमारे यहाँ ये प्रोटेस्ट की सियासत थी कि एक गिरोह उठेगा और उठ के वो हुकूमत को मफलूज करने की कोशिश करेगा, इससे मुल्क को बहुत शदीद नुकसान हुआ है। पिछले ये जो 5-6 साल 7 साल का अरसा गुजरा है, इस अरसे के अंदर जो 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 नुकसानात पाकिस्तान ने उठाए हैं वो नाकाबिले बयान है। अब ये जो इस्तेहकाम का मकसद ये है, जो जो चार्टर इकॉनमी है वो और चीज़ है, मिसाक मईशत और चीज़ है। इसका मकसद ये है, ये जो इस्तेहकाम के मुल्क के अंदर हर वो चीज जो अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है उसके ऊपर सियासी जमातें इकट्ठी हों, उन इश्यूज को जो है पॉइंट आउट करें और फिर उनको रोकना और उनके लिए सोल्यूशन ढूंढना जो है वो शुरू करें सियासी जमातें। ये है सियासी जो जो आपका मिसाक इस्तेहकाम है कि मुल्क के इस्तेहकाम को किसी ये सूरत रोड प्रॉब्लम मैप ना है। आए। ये अस्करी सतह पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के सूरत में पहले ही चल रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें बाकी जमातें तो सारी राजी हो जाएंगी। मां सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शायद तकरीबन तमाम बड़ी जमातें जो हैं वो इस बात को समझती भी हैं, महसूस भी करती हैं और इस पर इकट्ठी भी हो सकती हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसकी तरफ नहीं आएगी। तो अपने आप को इररेलेवेंट करने की तरफ चल पड़ेगी बेग साहब अगर इसमें नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत तो है। राना सनाउल्लाह बहुत सख्त मिजाज सियासतदान समझे जाते थे, लेकिन वो खुद एक बेहतर रोड मैप की बात कर रहे हैं और जिसके ज़रिए वो कह रहे हैं इस्तेहकाम भी आ जाए, और जाहिर है इकॉनमी और स्टेबिलिटी ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। नहीं, यकीनन जुड़े हुए हैं जी। देखें ना, राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल ठीक बात की है, इस पे बात करनी चाहिए, इस पे वर्किंग होनी चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप ये देखें खोकर साहब कि चार्टर ऑफ इकॉनमी हो या कुछ और हो, वो मुल्क की बाकी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है, पाकिस्तान की सियासत के साथ भी जुड़ी हुई है। यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी साथ साथ मजबूत होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेबल और असूली होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे लॉ एंड ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर आपका बेस्ट होना चाहिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे इसके अलावा ये है कि आपकी एनर्जीज़ के मामलात आप देख लें, IPPs के मामलात देख लें। अगर आपकी गैस की कीमतें, अगर आपकी बिजली की कीमतें, अगर आपका इनपुट इतना ज़्यादा हो। क्योंकि वक्त कम हो गया, एक ज़रा 27वीं तरमीम पर भी एक कमेंट कर दें। इसाक डार साहब कह रहे हैं गैर ज़रूरी है ये बात करना, आप भी समझते हैं कि अब कोई ज़रूरत नहीं है?
नहीं देखिए, देखना ये पड़ेगा कि 17वीं तरमीम किस पॉइंट पे आ रही है। लोग जो इसको खोकर साहब इसका ख्याल कर रहे हैं वो ये है कि शायद एनएफसी रिवाइज होने जा रहा है, जिसकी बिलावल ने भी बात की है। और दूसरा ये है कि भुट्टो ने तो 27वीं तरमीम की भी बात की थी। उसने बहुत सारी बातें की है, लेकिन एनएफसी को अलहदा से एक जलसे में बाकायदा जी हाँ, जी, सिंध जी, में जी। उसने बात की, एक बात हो गई। और दूसरा ये है कि ये जो माइंस और मिनरल्स जो आप दुनिया जहान को कुछ चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, उसका फार्मूला चेंज करने की बात हो रही है। और तीसरा ये है 17वीं तरमीम में जो कि 27वीं। सूबों की बात चली है, सूबों 27वीं तरमीम में। ठीक हो गया बेग साहब, बहुत शुक्रिया। इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। नौशाद अली साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। असद खरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखें।